तो आप सब तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसे हम बोले आइसोमेरिज्म। तो आज हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे बोलते हैं समानता बोलते हैं। अब आइसोमेरिज्म का मेन मोटिव क्या होता है? तो सम टाइम क्या होता है हमारे पास क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन रहेगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस से क्या होता है हमारे पास कभी कभी क्या होता है उसके ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या होता है चेंजेस आएंगे, कभी कभी उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास वो सामने आएंगे। मींस कहने का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी हमारे पास। कोई एक सिमिलर कंपाउंड रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम रहेगा, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास वेरी करती रहती है। अभी प्रॉपर्टी क्यों वेरी करती रहती है हमारे पास? तो बहुत सारे स्कीम जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल में C5H12 हो गया, तो पता है कि पेंटेन होता है। अब अगर हमारे पास ये पेंटेन होगा तो किसी भी अगर C5H12 को मैं थोड़ा सा तोड़ दूं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये कंपाउंड बन सकता है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं इसे हम मेथिल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं ना। जो सेम ही C5H12 यहाँ भी है और C5H12 यहाँ भी रहेगा, एक को तुम पेंटेन बोल सकते हैं लाइक CH3 CH2 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 and CH3। काउंट करो यहाँ पे देखो 3 3 6 2 8 8 2 10 10 2 12 और कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेन बन गया, इसे हम पेंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे कितना हो जाएगा CH हो जाएगा। तो काउंट करो 3 4 2 6 3 9 3 12 कार्बन कितने पे 1 2 3 4 और 5 तो सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है हमारे पास, एक को हम पेंटेन बोल रहे हैं, एक को हम क्या बोल रहे हैं 2 मेथिल ब्यूटेन बोल रहे हैं हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम दिखेगा लेकिन नॉर्मली बात है अब पेंटेन की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है हमारे पास। तो इन्हीं चीजों को हमें देखना और स्टडी करनी है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कहाँ पे चीजें होती है जहाँ पे ऐसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफरेंट होती है। तो जो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो 2 टाइप में हमारे पास डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास चेंजेस आएगा, मींस डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा डिफरेंस होगा। लाइक दिस एग्जांपल, अभी पेंटेन था, इसका स्ट्रक्चर ये था हमारे पास और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये होगा हमारे पास, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास चेंजेस आ गए। अब जब हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये 5 टाइप में डिवाइड होगा। पहला जो उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा जो उसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर जो होता है उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन हमारे पास मेटामेरिज्म एंड देन हमारे पास स्टार्टोमेरिज्म। तो 20 आइसोमेरिज्म जो होता है हमारे पास इनको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर जगह क्या होता है डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है वो डिफरेंस होगा। देन हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो सेकंड पार्ट होगा उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे होता है डिफरेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस। तो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस, तो यहाँ पे जो ग्रुप का ओरिएंटेशन होता है स्पेस में हमारे पास उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये कोई कंपाउंड होगा हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, लेकिन मैं क्या इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे CH3 कर दूँ, यहाँ पे क्लोरीन कर दूँ और यहाँ पे क्लोरीन कर दूँ और यहाँ पे CH3 कर दूँ, है सेम सिमिलर है। इनका मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मूला बना हुआ तो सेम बनेगा लेकिन ओरिएंटेशन देखो, अभी तक क्लोरीन यहाँ था, अभी क्लोरीन को हमने यहाँ पे रख लिया, इसका ओरिएंटेशन में चेंज आया। अभी तक क्लोरीन यहाँ पर था, अभी क्लोरीन को यहाँ पर रख दिया, अभी तक 2 CH3 यहाँ पे थे, अभी CH3 को यहाँ पे रख दिया हमारे पास। इस तरह से इनके ओरिएंटेशन में क्या क्या चेंज आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस, जो भी ग्रुप होगा, जैसे दिस इज द ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप होता है, क्लोरीन ग्रुप होता है, मेथिल ग्रुप होगा, ये भी ग्रुप होगा, तो इनके ओरिएंटेशन में क्या होता है चेंजेस आएगा हमारे पास। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है। अब 1 बाय 1 हम एक काम करते हैं, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को अपने। तो पहला हमारा टॉपिक होगा चेन आइसोमेरिज्म। तो चलो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं क्या होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म में कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। तो चेन आइसोमेरिज्म के ऊपर डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं,
एग्जांपल मेरे पास है C5 एस्ट्रल, चलो इसी को लेता हूँ C5 एस्ट्रल। अब इसका कोई एग्जांपल लेता हूँ और पहला ऑप्शन क्या हमारा चेन आइसोमर। इसका मतलब डिफरेंट इज कार्बन चेन में जो था हमारे पास डिफरेंस आएगा हमारे पास तो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होगा हमारे पास। चलो बनाते हैं कितने हमारे पास क्या होते हैं इस तरह से, मतलब चेन में कितने कितने डिफरेंस होते हैं और कितने पॉसिबल चेन आइसोमर्स के पॉसिबल होते हैं। तो किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास क्या होते हैं, कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होते हैं। समटाइम क्वेश्चन ऐसे पुट अप होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा इसके कितने चेन आइसोमर क्या होते हैं पॉसिबल होते हैं हमारे पास। तो चलो देखते हैं कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होते हैं। पहला तो एग्जांपल है एन पेंटेन ऐसे बनाना, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। तो पहला बन गया हमारे पास पेंटेन बन गया, क्लियर है। चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। चेन में डिफरेंस है तो काम करते हैं 4 कार्बन की चेन बना देते हैं, 4 कार्बन की चेन बना देता हूँ मैं और एक यहाँ पे कार्बन लगा देता हूँ, लगा दूँ मैं। तो कहने का मेन मोटिव क्या होता है ये CH3। अब आप H तो भर सकते हो ना, H भरना तो जानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। दूसरा हमारा ये हो जाएगा मतलब कार्बन, अभी क्या था पेंटेन था, स्टेप क्या था पेंटेन और यहाँ पे क्या था ब्यूट हो गया। अभी तक 5 कार्बन की चेन थी, अब क्या हो गया 3। सो ये भी 5 कार्बन की, अभी कितनी होगी 4 हो गई। चलो 3 भी देखते हैं बना के, 3 भी पॉसिबल है। तो क्या मैं ये बना सकता हूँ, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 सी भी आएगा CH3 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 CH3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन हो गए 12 हो गए। और कार्बन की देखो 4 कंप्लीट हो गई हमारे पास। तो ये भी देखो पॉसिबल है। और ये कितने, ये 3 कार्बन की चेन बनी हमारे पास, बनी ना। नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 पे क्या होते हैं 2 मेथिल ग्रुप हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 2 डाइमेथिल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। आईयूपीएसी के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, बेसिक आईयूपीएसी आप सीख सकते हो वहां पे। तो कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हो गए C5 एस्ट्रॉल के जो होते हैं 3 आइसोमर पॉसिबल है। कितने, तो 3 चेन आइसोमर। कितने होंगे 3 चेन आइसोमर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो होता है हमारे पास क्या होता है 3 चेन आइसोमर क्या हो जाएंगे पॉसिबल हो जाएंगे। इसे नोट कर सकते हो, नोट कर लो एग्जांपल चेन आइसोमर जिनका क्लियर है। चेन आइसोमर में काउंट करोगे थोड़ी जगह सेम मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अपना फिलअप कर देना तो देखोगे C5 एस्ट्रॉल सब मिलेगा। इसमें भी C5 एस्ट्रॉल मिलेगा, इसमें भी C5 एस्ट्रॉल मिलेगा और इसमें भी क्या होता है C5 एस्ट्रॉल मिलेगा। देखिए देखो कार्बन की चेन में डिफरेंस आया, पहले में 5 कार्बन, दूसरे में 4 कार्बन की चेन और तीसरे में 3 कार्बन की चेन आ गई, क्लियर है। तो इसमें कार्बन की चेन में डिफरेंस आया, इसलिए क्या बोलते हैं इसे चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं हम पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, एक तो हमारा कंप्लीट होगा। आज लोग पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। वैसे एक आध एग्जांपल हो लेना चाहिए जिसमें तो C6H14 इसके कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे आपको कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करना है। C6H14 हमारे पास है, कितने पॉसिबल चेन आइसोमर क्या होते हैं इस पर बनेंगे। तो पहले तो आप लोग के 6 कार्बन की चेन बना 1 2 3 4 5 6 बन गई हमारे पास। ये क्या होगा हेक्सेन हो गया, क्लियर है। तो ये हेक्सेन हो गया हमारे पास। दूसरी क्या बनानी है 5 कार्बन की चेन बनानी है। फिर क्या होता है 4 कार्बन की चेन बना लेनी है हमारे पास और चेक करना हमारे पास ये कितने पॉसिबल बनेंगे हमारे पास और काउंट करके बताना कि मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना और इसको जाके कॉपी में ड्रॉ करना है। आज हम पोजीशन आइसोमर और बुक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है और चेन आइसोमर में। तो ये क्वेश्चन है 6H14 में हाउ मेनी चेन आइसोमर पॉसिबल। इसमें आपको करना है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर पॉसिबल, तो कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे आपको जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। चलो आगे चलते हैं। ये तो है चेन आइसोमर, मींस कार्बन की चेन में क्या होता है हमारे पास चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमर। सेकंड पॉइंट में तो उससे बात करते हैं पोजीशन आइसोमर में। अब ध्यान से देखना है, जब हम पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कोई फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एक ही कार्बन चेन में क्या होता है अलग अलग पोजीशन मिली होती है। मतलब एक कोई कार्बन चेन होगा और कोई फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, उसको कभी 1 मिला रहेगा, कभी 2 मिला रहेगा, कभी 3 मिला रहेगा। इस तरीके से क्या होता है उसे अलग अलग नंबरिंग मिली रहती है।
हैं। जैसे एग्जांपल होता है हमारे पास 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। चलो ड्रॉ करते हैं, पहले पेंटेनॉल ड्रॉ करते हैं। पेंटेनॉल ऑल है, तो ऑल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा होगा हमारे पास। पेंटे कितना 5 कार्बन है हमारे पास, चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा एक नंबर पे OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप लगा देते। अभी क्लियर है सब? तो पहला बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 पेंटेनॉल। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। तो क्या हो जाएगा, और कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो C5H11 OH कंपाउंड ये होगा। अब यही कंपाउंड है, एक बना 1 पेंटेनॉल, एक बना 2 पेंटेनॉल, एक बना 3 पेंटेनॉल। अब 5 कार्बन के लिए फिर बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब OH को कहाँ लगाता हूँ मैं, यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। क्लियर, ये बना। फिर काउंट करो तो यही बनेगा C5H11 OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सबके अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर पे OH है, यहाँ पे 2 नंबर पे OH है। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे लगा सकता हूँ OH ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है आइसोमर क्या होता है पॉसिबल होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं पोजीशन आइसोमर होते हैं। जब क्या होती है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या होते हैं चेंजेस आते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपको मतलब होता है। क्लियर, तो ये यहाँ पे आएगा ये तो सी यहाँ पे लगा दे तो Cl2 हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है 1 पेंटेनॉल, ये 2 पेंटेनॉल, ये क्या होगा 3 पेंटेनॉल। क्लियर है, तो अगर कोई कंपाउंड पूछेगा तो कंपाउंड पूछने के बाद क्या हो जाएगा, तुमसे पूछेगा हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर पॉसिबल। तो कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है यहाँ पे, 3 पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। अगला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, C6H13 OH में कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है आपको देखिए। क्लियर है, अगला एग्जांपल C5H11 क्लोरीन, कितने चेन आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर को आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों एग्जांपल आपको करने हैं, इसे नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो फिर आगे बात करते हैं हम फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों आसान थे, चेन भी आसान है, पोजीशन भी आसान है, लेकिन हमें फंक्शनल आइसोमरिज्म को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो बात करता हूँ। आप चाहो तो इसे यहीं पे देख सकते हो या वीडियो में देख के नोट डाउन कर लेना। अभी क्लियर समझ में आ रहा है सब? हाँ, पोजीशन क्या होता है, चेन क्या होता है। चेन में कार्बन की चेन देखो हमने, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप किस तरह से कार्बन की चेन में क्या होता है वेरी कर रहा है हमारे पास। अब आप बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। वर्ड जो होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो चलो फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करता हूँ। तो पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं फंक्शनल में, यहाँ पे कई तरीके से बनेंगे। तो पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एल्कोहल एंड ईथर। अब ध्यान समझना, एल्कोहल एंड ईथर पहला ये लेता हूं मैं। अब ध्यान से आगे समझना। चलो कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो जब मैं एल्कोहल के बारे में बात करूंगा तो एल्कोहल हमेशा ROH के फॉर्म में रहेगा। एल्कोहल का यही होता है ROH, R मतलब एल्किल ग्रुप, R इज एल्किल ग्रुप। और यहाँ पे ईथर की बात करूं तो ईथर में क्या होता है R और R, यहाँ भी R क्या होता है एल्किल ग्रुप। क्लियर, तो R जो होगा यहाँ पे क्या होगा एल्किल ग्रुप होगा। अभी कोई डाउट, इसे ईथर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं। जब इस तरीके से ROH के फॉर्म में रहेगा तो एल्कोहल, ROR के फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे इसे ईथर बोलेंगे। क्लियर, कोई डाउट? हाँ, चाहो तो नोट कर दो इसे, या रहने दो बाद में नोट कर लेना। चलो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास C2H6O और C2H6O। मतलब C2H6O में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ईथर भी होगा एक बार, और हमारे पास क्या होता है एल्कोहल भी होगा। चलो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। अब C2H6O में चेक करते हैं हमारे पास किस तरीके से, सॉरी C2H5 नहीं C2H6। तो क्या मैं CH3 CH2OH लिख सकता हूँ। कितने कार्बन हो गए, 1 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5 1 6, तो आ गया C2H6O। ये क्लियर है। अब C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
यहां पे फंक्शन ग्रुप क्या है, OH है, यहां पे हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शन ग्रुप। क्लियर? अब यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पे क्या मैं ऐसे बना सकता हूं CH3OCH3, काउंट करो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने, 6, 3 3 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना, 1 आ गया। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। ये क्या होता है, डाइमेथिल ईथर। क्या होता है, एक ईथर, एक मेथिल ईथर, एक मेथिल ईथर, इसे मेथिल ग्रुप बोलते हैं। CH3 से मेथिल बोलते हैं, मेथिल। तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। क्लियर होगा? तो कहां पे देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फंक्शन ग्रुप क्या होता है, दोनों के चेंज होते हैं हमारे पास। एक में क्या है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, एक में क्या है, ईथर फंक्शन ग्रुप है। क्लियर है? समझ में आया ये पोर्शन? हाँ, चलो आगे अगला एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ब्यूटेनॉल एंड डाइएथिल ईथर। ब्यूटेनॉल एंड डाइएथिल ईथर, ये भी जो होता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म का क्या होता है, एग्जांपल होता है। चलो देखते हैं किस तरीके से। पहले ब्यूटेनॉल बना लेते हैं। ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल। तो चलो 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 और लगा दो। क्लियर? अच्छा हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगा सकता हूँ, CH2 OH। काउंट कर लो एक बार कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन, कार्बन कितने, 4। तो कैसे C4H 3 2 5 2 7 2 9 1 10 क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ C4H10 होगा यहाँ डाइएथिल ईथर। अगर मैं डाइएथिल ईथर की बात करूँ तो C2H5O C2H5, ये जो C2H5 होता है इसे क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप है। क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप। काउंट करो एक बार कितने, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने, 5 5 10, एक ऑक्सीजन। तो ये भी क्या होता है, C4H10O। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक आ गया डाइएथिल ईथर, एक आ गया ब्यूटेनॉल। एक में फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्कोहल, एक में क्या, ईथर है। क्लियर, समझ गए? तो ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, अगर बोला जाए कि ब्यूटेनॉल और डाइएथिल ईथर क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है हमारे पास, ये इनके फंक्शन ग्रुप अलग अलग होते हैं। इनमें अल्कोहल होता है, इनमें क्या होता है, ईथर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं कुछ और ग्रुप की। देखिए अगला ग्रुप जो तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये तो अल्कोहल और ईथर में देखिए, चेक करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। तो आंसर है यस होता है। चलो और चेक कर लेते हैं। अभी क्लियर है, चेंज पोजीशन फंक्शनल। अभी तक अल्कोहल और ईथर को लिया हमने फंक्शनल में, अब लेके चल रहे हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले देखो एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है। जब हम एल्डिहाइड को बोलेंगे तो इसे बोलेंगे RCH। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCH हो जाएगा, और इसे बोलते हैं RC। क्या बोलेंगे, तो RCO होता है हमारे पास, RCO1 ये होता है कीटोन। क्या हो जाएगा, इसे कीटोन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है? याद रखना इसे, एल्डिहाइड का फंक्शन ये और ये कीटोन को। चलो वो एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। चेक करो सेम आ रहे हैं, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो C4 आया, हाइड्रोजन कितना, H8 आया, और एक को यहाँ पे पूरा C4H8O। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का हो गया। लेकिन एक जगह क्या है हमारे पास, एक जगह ये है, एक जगह ये है। अच्छा नेमिंग करके तो आती है, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एक कार्बन यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अल होता है ना एल्डिहाइड के लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्लियर है?
इनको पहचानने के कंसेप्ट बोलते हैं पाई एंड रिंग कंसेप्ट होता है। तो आओ देखते हैं पाई और रिंग कंसेप्ट क्या होता है बिना काउंट किए। आपको काउंट कुछ नहीं करना है, आपको देखो जब भी कहीं डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड होता है, क्लियर। और रिंग होती है हमारे पास। अभी यहाँ पे रिंग नहीं दिख रही है, सिंपल चेंज दिख रही है, रिंग तो नहीं दिख रही हमारे पास। तो पाई और रिंग काउंट करेंगे। अगर पाई प्लस रिंग इधर और पाई प्लस रिंग उधर बराबर हो जाएगा तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन काउंट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपस में क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, क्लियर है, समझते हो। जैसे यहाँ पे कितने पाई है, एक पाई है, एक पाई बॉन्ड है, और रिंग कितना जीरो रिंग है, रिंग नहीं बनी है ना। और यहाँ पे कितना पाई है, सिग्मा और पाई, एक पाई है, एक पाई और रिंग कितनी जीरो, तो क्या होता है आपस में फंक्शनल आइसोमर हो गए। हमारे पास ये कंसेप्ट होता है पाई प्लस रिंग, जितना वहाँ पे पाई प्लस रिंग। किसी भी फंक्शनल आइसोमर को पहचानना तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस रिंग का यूज करो और आपको पहचान होगा। हाइड्रोजन आपस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाइड्रोजन को बिना काउंट किए हम एक काम कर सकते हैं, पाई प्लस रिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे और हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं हमारे पास। और जो आपस में हमारे पास क्या होता है वो फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं वो डिसाइड हो जाएगा, क्लियर है। इसे नोट करो इस तरीके से। अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये हो गया फंक्शनल में, अभी फंक्शनल में आगे भी है। तो अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये सारे टॉपिक बनेंगे 12th क्लास में, क्लियर है, सब टॉपिक बनेंगे। अगला हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। और देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करूं तो ये होता है RCOOH, क्लियर है। और जो एस्टर के बारे में बात करूं तो होता है RCOOR, क्लियर। तो RCOR जो एस्टर होता है और RCOH का तो बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एग्जांपल कोई लेके चलता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस लेता हूँ CH3, इसको तोड़ोगे तो कैसे आता है RC डबल बॉन्ड OR, क्लियर है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O ले लेता हूँ मैं, एंड आगे O CH2 CH3। एक काम करना है, देखना पाई रिंग, यहाँ कितने पाई है, एक पाई है, यहाँ पे कितना, एक पाई है, रिंग कितना, जीरो रिंग है। तो एक 1 पाई 0 रिंग, 1 पाई 0 रिंग, ऑटोमेटिकली आपस में आइसोमर हो जाएगा, हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे काउंट कर लो सेम आएगा, 3 2 5 2 7 1 8, यहाँ पे कितना होगा 3 2 5 5 3 8, 8 हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। इस तरीके से हम क्या होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए इसे। आगे हम बात करेंगे मेटामेरिज्म, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। आज के लिए काफी फंक्शनल आइसोमरिज्म तक, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बार बार करना।